नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की एक खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज अहम मुद्दा उस व्यक्ति से, उस शख्सियत से है जो भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं संघ से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी पूरा जन जो है चाल है, जिनकी जो विचारधारा है कहां से शुरू हुई और कहां पहुंची, किस तरीके से आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वो इस समय महाराष्ट्र और तमाम राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव को देखते हुए वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने अब तक कैसे राजनीति चली, मैं सब स्वागत है दिनेश शर्मा जी का। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। नमस्कार। आज आपसे जो सवाल है वो सवाल सीधा सीधा ये है कि आपने जब संघ से शुरुआत की थी अपनी, तो क्या सोचा था कि इस तरीके से जो पार्टी है वो कहां पहुंचेगी और किस तरीके से काम करेगी? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और संघ की विचारधारा का मैं पोषक रहा हूं। प्रारंभ से विद्यार्थी परिषद में मैं रहा हूं और संघ के जो कार्य होते थे वार्षिक या मासिक या त्रैमासिक, उन कार्यक्रमों में रोज का शाखा वाला व्यक्तित्व तो नहीं था, लेकिन रोज की शाखा के बारे की विचारधाराओं का प्रवाहक के रूप में मैंने काम जरूर किया है। विश्व संवाद केंद्र का दायित्व मेरे पास रहा, विद्या भारती में मैंने काम किया, संघ की पत्रिका का मैं और उसके साथ साथ मैं शिक्षण मंडल का भी प्रभारी था और शिक्षण मंडल के साथ साथ मैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, विद्यार्थी परिषद है, यानी संघ की अनेक शाखाओं का दायित्व मेरे पास में, जो उसके अनुषंगिक संगठन शाखाएं हैं उनका में काम करने का अनुभव मुझे रहा है। और बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा का 3 बार अध्यक्ष रहा है और युवा मोर्चे का मैं पहले उपाध्यक्ष बना था 89 में और फिर 92 से और 98 के दौरान मैं अध्यक्ष रहा 3 बार और प्रभारी उसके बाद बना मैं युवा मोर्चे का और साथ में मैं पर्यटन का चेयरमैन बना। पर्यटन की नीति मैंने बनाई और पर्यटन की नीति बनाने के साथ साथ मेरे अंडर में पीएचडी भी हुई पर्यटन में और मैंने किताब भी पर्यटन पर लिखी अपने अनुभव के आधार पर। माननीय अटल जी का स्नेह का जो सार था, अटल जी का जो स्नेह था, उसका मैं कृपा पात्र रहा और उनके सभी चुनावों में मैं उनकी संचालन समिति में था, उनका कार्यालय का संयोजक भी रहा और कार्यालय के व्यवस्था भी देखने का सौभाग्य मिला और आखिरी चुनाव में तो सब कुछ उनके चुनाव का दायित्व भार देखने का मुझे अवसर मिला। मैं इसलिए कि उसके बाद फिर मैं पर्यटन का चेयरमैन और उसके बाद मैं यूथ कमीशन का बना। युवा नीति भारत सरकार की अभी तक एक ही बनी है जिसको मैंने बनाया जी। और उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे दायित्व दिया। संगठन के कुशल संगठनकर्ता आदरणीय अमित शाह जी ऐसा नेतृत्वकर्ता के साथ में उपाध्यक्ष बनकर मैंने काम किया और सदस्यता महाअभियान जो बीजेपी के इतिहास का नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान था। जी, ये क्या था, किस तरीके से शुरू किया सदस्यता अभियान? में सुना कि आपने बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ा था, क्या नीति थी, क्या तरीका था? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आकर्षण रहा और अमित शाह जी ऐसे नेतृत्वकर्ता का नेतृत्व रहा, जिसमें मुझे संगठन में सदस्यता महाअभियान का संयोजक का दायित्व था और जो सदस्यता बनाई 4 महीने में रिकॉर्ड बना विश्व का और पहली बार नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी कि मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्यता बनाई और 11 करोड़ 57 लाख बना, जो विश्व रिकॉर्ड बना। यानी बीजेपी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बनी। उसमें मैं संयोजक था। बाद में मुझे गुजरात का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ गुजरात का प्रभारी में बना और इत्तेफाक था कि उसी समय मैं महापौर भी था और दूसरी बार महापौर भी मैं रिकॉर्ड मतों से जीता था। मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का भी जेरूसलम इजराइल में 78 देशों के बीच में मुझे सम्मान मिला। पीस एम्बेसडर का भी सम्मान मिला मुझे। और उसी दौरान जो
मैं गुजरात का प्रभारी रहा और महापौर परिषद का भी मैं अध्यक्ष था, और बाद में मुझे उपाध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को मिला। एक चीज जानना चाहेंगे, आपने संघ से का शुरुआत की, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर मेयर, फिर आदमी डिप्टी सीएम, ऐसे तमाम लोग बढ़ते चले गए। आप क्या क्या अंतर देख रहे हैं आप इस दौरान पार्टी से उस समय की पार्टी जब आपने शुरुआत की थी? नहीं, देखिए, मैं जनसंघ की बात करूंगा, आप संघ की बात। संघ और जनसंघ, संघ का ही, संघ एक वृक्ष है, उसकी डाल है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। तो मैं जनसंघ में मेरे पिताजी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूज्य दीनदयाल जी का सानिध्य मेरे पिताजी को प्राप्त था। हाँ, पाधा जी कहलाते थे, उनके नाम पे रोड भी है, उनके नाम पर मोहल्ला भी है। और तो मैं उनके संरक्षण में पला। तो जनसंघ में सब जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, और लड़ते थे प्रत्याशी, जोश होता था। कांग्रेसी डंडा लेके जुलूस निकालते थे, उसमें कांग्रेसी समाजवादी पार्टी का जोर नहीं होता था, और वो चलते थे कि उसमें टेलीविजन नहीं था, नारा लगाते थे कि अखबार में निकला जनसंघ के लोग, और हम लोग बच्चा पार्टी निकाल देते थे कि कांग्रेसी लोग महिलाओं और बच्चों पर अटैक करने में थोड़ा संकोच करते थे, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती थी, तो महिलाओं की टोली निकलती थी जनसंघ की, और बच्चों की टोली आगे कर दी जाती थी। मुझे याद है, मैं टॉफ़ी के पैकेट लेकर बच्चों के निकलते थे, जोर से लगाते थे आवाज़ कि अखबार में निकला, लोग बोलते थे क्या भाई क्या, रेडियो में आया क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पता चलता बाद में जनसंघ हार गया, तो लाठी लेके कांग्रेस का जुलूस निकलता था, अखबार में निकला क्या भाई क्या, जनसंघ हार गया, वाह भाई वाह। संघर्ष का दौर होता था। दीपक कितना बड़ा जलेगा, ऐशबाग चौराहे पर बड़ा दीपक जलेगा, पिताजी जलाते थे। तो दीपक चुनाव चिन्ह नहीं था शायद? चुनाव चिन्ह जनसंघ का था। मोतीचंद अग्रवाल डालीगंज में जलाते थे, तो पांडेगंज में कुछ और लोग करते थे। लिमिटेड एरिया पे भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना स्वरूप था जनसंघ, वो एक तरीके से प्रज्वलित हो रहा था। जो सुन्माद, समर्पण, कई चुनाव तो ऐसे आए कि आदरणीय राम प्रकाश जी लड़ रहे हैं या और कोई लड़ रहे हैं, या संगठन का प्रश्न लगना है, कुछ लगना है, इतना जोश होता था कि पिताजी, हम लोग तो बड़ा परिवार था हमारा, 9 भाई बहन थे, और पिताजी ने पूरा कारखाना बेच दिया था जनसंघ पार्टी के लिए, चलता चलाया, मकान बेच दिया, फिर पार्टी को दिया गया। उस समय पहलवानी दंगल का दौर होता था, पिताजी ने बड़ी राशि पाकिस्तान के पहलवान को पटक के करी, वो पार्टी को समर्पित किया। लेकिन लोगों में पद नहीं होता था, एक जुनून होता था कि एक सनातन संस्कृत का अनुरक्षण करने वाला बिल्कुल लगाव था कि किसी, बिल्कुल, और वो सपने के साथ में वो चले। हम लोग होली दिवाली कपड़े नहीं बनते थे, पिताजी जाके उसके बिल्ले ले आते थे लगाने के लिए, पंपलेट छपा के लिए आते थे, झंडा खरीद के लिए आते थे। और ये समर्पण आज के नेताओं में इतना नहीं। देखो, किसी की तुलना नहीं होती। वो विपक्ष की जनसंघ थी, विपक्ष का भाजपा था। भाई आपने पिताजी के साथ कहा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं तो जब तब भी युवा मोर्चे का रहा, पूरी जिंदगी युवा मोर्चे के जब अध्यक्ष रहा, तो पूरे कार्यकाल। लेकिन उस समय जो आप बोलते थे बहुत क्रांतिकारी बोलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय आप बोलते थे क्रांतिकारी बोलते थे, और बहुत नहीं, क्या था कि मैं यूथ का था, और युवा मोर्चे में उस समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था। मुझे दायित्व प्राप्त था कि हम लोग स्ट्रेटजी को बनाते थे कि मूवमेंट कैसे चलता रहे। विश्व संवाद केंद्र में माननीय अधीश जी थे, रामशंकर अग्नोत्री जी मीडिया का काम देखते थे, मैं था, हम लोग, भालचंद्र शुक्ला एक IAS हुआ करते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार था। हम लोग की एक मंडली हुआ करती थी। ये पार्क रोड में जो होता था D2 कमरा, वहाँ पर विश्व संवाद केंद्र का ऑफिस खोला था। तो वहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनती थी चुनाव के उसके राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के संदर्भ में। नारा कौन सा आएगा, तो हम लोग बोलते राम राम, कहते जय श्री राम बाद में आया, जय सीताराम, राम राम भाई
अब करते करते भी जय श्री राम निकल आया। ये संवाद केंद्र से मतलब वहां पे रिसर्च या थाली का बजा के लोग प्रदूषण करेंगे, झंडा भगवा लहराएंगे, लोग जो है शिला पूजन करेंगे, ये इस प्रकार की नीति बनती थी। और बाद में मैं क्योंकि यूथ का भी अध्यक्ष था, तो मुझे वितम्बरा जी और उमा भारती जी के पहले, मानी कल्याण सिंह जी के पहले युवा अध्यक्ष के रूप में मुझे भाषण करके भीड़ जमा करनी होती थी। और भाषण करके जो भीड़ जमा होती थी तो एक जोश होता था, युवाओं का जोश होता था। और जब मैं महापौर बन गया तो एक हमारे मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह जी थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, जब लोगों ने कहा कि इनको गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है 2 चीज में, सदस्यता महाअभियान का भी था और इसका भी था महापौर वाला, तो उनका कि एक तीसरा गिनीज बुक भी इनको दिया जाना चाहिए। वो मंच पे थे, मैं नीचे था। वो एक अखबार के उसमें बोल रहे थे, उसका एक कोई कार्यक्रम था ताज होटल में, तो उन्होंने कहा कि दिनेश शर्मा को तीसरा गिनीज बुक मिलना चाहिए। तो जो संचालन करने वाले तो घबरा गए, शायद विपक्ष के हैं, क्या कहेंगे। तो उन्होंने उसका माइक हाथ में ले लिया और लेने के बाद बोले कि इन्होंने जो आंदोलन चल रहा था, यानी उनका इशारा, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर नाम नहीं लिया, उनका जो आंदोलन अयोध्या का चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा मेरे पुतले, मेरी सरकार के पुतले फूकने का जो रिकॉर्ड है वो दुनिया में इतना कितना किसी की नहीं पुतला फूका होगा। ये सब डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम जाना चाहिए, मैं इसकी संतुष्टि करता हूं। उन्होंने व्यंग में भी कहा या हंसी में भी कहा, लेकिन सत्य था। हम लोग उस आंदोलन के समर्थन में थे। कारसों को लाठीचार्ज हुआ तो पुतला भी फूकते थे सरकार का, और चंद जगह पर, कई जगह पर लाठीचार्ज भी हुआ, कई जगह पर आंसू गैस हुआ। अलीगढ़ में तो करीब 20,000 से ऊपर का मेरा हजूम था, और मुंह के अंदर से पानी जाता था तो नाक से निकलता था। कई कई लोग बेहोश होके हम लोग पड़े रहे। एक दौर होता है पार्टी का, विपक्ष की राजनीति। जिस तरीके से आपने पार्टी को खड़ा करने में मेहनत की शुरुआत से लेकर, नहीं जी, ये आपकी करने वाले अटल जी हैं, अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं, कल्लाद जी हैं, वो दौर देखा आपने। लोग, राजनाथ जी हैं, सब लोग बड़े नेता हैं। हम लोग तो देखो गिलहरी वाली भूमिका में रहे हैं और आज भी गिलहरी वाली भूमिका में हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं एक पार्टी संगठन का एक अंग हूं, और मेरे से तो लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास में है। एक सवाल था मेरा इस बात को लेकर के कि आपने पार्टी का उस दौर देखा जब किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, चुनाव भूजा खा करके लोग पार्टी में दिन भर लगे रहते थे। आज आपका पार्टी कार्यालय, जो प्रदेश कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय, बिल्कुल बदल गया है। तो किस तरीके से ये बदलाव को, समाज की आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को अपने को बदलना भी चाहिए। अब उस समय रेडियो पे सुनते थे, आज टेलीविजन पे सुनते हैं। उस समय आपका लाइव टेलीकास्ट नहीं था, आप लाइव कर रहे हो मेरा, तो आपने भी अपनी टेक्नोलॉजी बजी, आपने रेडियो के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चैनल को शुरू कर दिया। तो पार्टी ने भी सोशल मीडिया को अडॉप्ट किया, आधुनिक चीजों को अडॉप्ट किया। अब जब सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की भूमिकाएं अलग होती हैं, तो कहा जाता है सोशल मीडिया में केवल भाजपा कब्जा है। देखिए, भाजपा विश्वसनीयता का भाव जागृत करने में सफल हुई है। मोदी जी का जो एक नेतृत्व है, आज वो विश्वास की गारंटी बन चुका है। योगी जी का जो दृढ़तापूर्वक मुख्यमंत्रित्व काल है, वो आज उदाहरण बना है अन्य प्रदेशों के लिए। तो ये जो सोने ऐसा भाजपा का कार्यकर्ता और आरएसएस ऐसा मार्गदर्शक मंडल, इसका कोई जवाब किसी अन्य पार्टी के पास में नहीं है। आज आपने देखा होगा कि हमारे वहां दूसरी पार्टी में आज अभी एक दल है, वो रोज प्रत्याशी घोषित करता है, फिर दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी घोषित करना पड़ता है, फिर बदलता है, एक सिंबल दूसरा ले जा रहा है, दूसरा कर रहा है, वहां विद्रोह हो रहा, प्रदर्शन हो रहा है। हमारे वहां जो सिटिंग एमपी का भी टिकट अगर कहीं कटा होगा तो उन्होंने खुद से लेके दे दिया होगा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यहाँ पद का और दायित्व का परिवर्तन होता है, कोई पद से हटाया नहीं जाता है। यहाँ पर परिवार का कॉन्सेप्ट है। देखिए 2024 के चुनाव जैसे बताया, प्रत्याशी आ रहे हैं, बदले जा रहे हैं दूसरी पार्टी में। आपके यहाँ भी आमतौर पर सब प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच रही है ना। अब सवाल बात करो कि इस सरकार, इस चुनाव में मुद्दे क्या क्या होंगे?
देखिए, हमारा मुद्दा पहले भी वही था, आज भी मुद्दा वही है। विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, गरीबी उठा रहा है, बीजेपी और महंगाई उठा रहा है। अंतर ये समझिए, जी विपक्ष घोषणा पत्र जारी करता है जिसमें ढपोर संखी घोषणाएं होती जो कभी पूरी नहीं होती। जैसे उनका मैं इतनी नौकरी दे दूंगा, मैं इतना खत्म कर दूंगा। विपक्ष ने एक भी काम नहीं किया, इसलिए वो हटे। बीजेपी ने कहा 370 हटाऊंगा, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया कि हम संकल्प लेते हैं, हम घोषणा नहीं करते। और संकल्प में कहा हम 35 से हटाएंगे, 370 हटाएंगे, हम जो है ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हम CAA लाएंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया। लोग उसको असंभव मानते थे, कहते रामलला हम आएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अब रामलला भी आ गए, तारीख भी बता दी। अब लोग कहने लगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये परिवर्तन है, और परिवर्तन का मूल मंत्र हमारी संगठनात्मक क्षमता पार्टी संगठन की है, संघ के कार्यकर्ताओं का बलिदान है, और मोदी जी ऐसे मार्गदर्शक का एक सब आपको पहले गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी पहले, अब की बार आपको महाराष्ट्र की दी गई। क्या कारण है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी? मैंने हरियाणा में भी काम किया है, अभी मैं तमिलनाडु में काफी समय करके आया हूं, राजस्थान का भी प्रदेश अध्यक्ष बदलना था तभी मैं प्रेक्षक था, हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी को बनाने का था, अभी मैं पर्यवेक्षक के रूप में गया था। और विभिन्न प्रदेशों में, बंगाल में भी काफी लंबे अरसे में रहा हूं। सदस्यता महाअभियान के दौरान तो पूरा देश ही जाने का अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश से कोई जिला, कोई कोना नहीं बचा है जहां पर मेरे कार्यक्रम ना हुए, जहां पे गया ना। नहीं, आपने बहुत सभाएं करते हैं, और मैं तो आपके पार्टी कार्यालय आता हूं या आवास में जाता हूं, देखता हूं लगातार आपके समर्थकों की भीड़ लगी रहती है, कार्यकर्ता मिलते रहते हैं, जनता मिलती रहती है। ये जो है आपका नेचर। लेकिन अब मेरा आपका आखिरी सवाल ये होगा आज का कि ये इस 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा क्या होगा? ये आज का आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, मुद्दा पार्टी का कभी भी विकास के अलावा तो कोई दूसरा मुद्दा रहा नहीं। आज पार्टी का यही है कि डेवलपमेंट प्रोसेस हमारा कैसे बढ़े, हर व्यक्ति को कैसे हम रोजगार दे सके, महिलाओं को सम्मान दे सके, ये जाति विहीन व्यवस्था कैसे हम चालू करें। उन्होंने कहा कि 4 जातियां होंगी, एक है युवा, एक है महिला, एक है किसान और एक है गरीब। इन चारों का उन्नयन यही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। चलिए साहब, ऐसे ही मुद्दे से आप लोग कायम रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत जनता टीवी का